आज हमारे सामने है यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स का पेपर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसी फंडे पे आगे बढ़ेंगे। हम लोग सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को देखेंगे, जो भी हमारे काम की चीज़ है, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको समझेंगे, ताकि हो सकता है इस बार का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसमें जो नॉलेज है हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है उसी नॉलेज से हम लोग सारे क्वेश्चंस जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन जो आया है ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्योग्राफी से। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक। दूसरा, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स द कोलेरू लेक। तीसरा, मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेटमेंट जो है ये अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्टली मेंशन्ड आपको मिल जाएगा कि झेलम रिवर जो है वो पास करती है कहाँ से, वुलर लेक। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये गलत है। जो कोलेरू लेक है वो किस दो नदी के बीच है, बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी, और कृष्णा रिवर जो है इसको डायरेक्टली फीड नहीं करती है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक। याद रखिए ये गंडक रिवर नहीं है, कौन सी रिवर है, बूढ़ी गंडक, इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या होगा, आंसर ओनली 1। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जान लीजिए, झेलम नदी कहाँ से निकलती है, वेरी नाग से निकलती है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी आप देख लीजिए कोल्लेरू लेक कहाँ है, ये है आपका आंध्र प्रदेश में, और कन्वर लेक जो है ये बिहार में रामसार साइट है। साथ ही साथ इसका एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल है, ये जो है एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक ये ऑक्सबो लेक है। ठीक है, तो इसमें हमारा इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ काम का था। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स। इसमें पोर्ट्स के बारे में दिया है और वेल नोन हम लोग को मैच करना है। पहला दिया है कमराझार पोर्ट। याद रखिएगा ये जो पोर्ट है कहाँ है, तमिलनाडु, और ये जो पोर्ट है ये फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया है जो कि रजिस्टर्ड है एज अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल सही मैच्ड है। मुंद्रा पोर्ट कहाँ है, गुजरात में, और ये बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट इन इंडिया है, किसने ओन किया है, अदानी ग्रुप ने इनको ओन किया है। विशाखापट्टनम पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। याद रखिए लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया विशाखापट्टनम पोर्ट नहीं है, ये कौन सा पोर्ट है, JNPT पोर्ट। कहाँ है ये, मुंबई में। इतना याद रखिएगा। ये विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में याद रखिएगा, ये भारत का डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा, अभी 2 पोर्ट्स जो है वो न्यूज़ में है, 2-3 पोर्ट्स। एक जो है माया पोर्ट, ये न्यूज़ में है, ये कहाँ है आपका, वेस्ट बंगाल। दूसरा पोर्ट एक और न्यूज़ में है, जखाऊ पोर्ट, ये कहाँ है, गुजरात में। और एक और पोर्ट जो न्यूज़ में पिछले साल भी था, वाधावान पोर्ट, ये प्रोपोज्ड है, बन रहा है, काम चल रहा है इस पे, ये कहाँ है, हमारा महाराष्ट्र में। तो एक और चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो भारत में मेजर पोर्ट्स हैं वो कितने हैं, टोटल 13 हैं, और जो माइनर हैं वो अराउंड 200 प्लस है। तो इतना डिटेल्स हमारे लिए एनफ है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज। पहला है जैक फ्रूट, महुआ, टीक। हाउ मेनी ऑफ द एवर आर डेसिडियस ट्रीज। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो इसका आंसर होगा ओनली 2। याद रखिएगा जैक फ्रूट जो है वो एवर ग्रीन है। तो अब देखिए एवर ग्रीन और डेसिडियस के बीच में अंतर देख लीजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट हमारे काम का है, हो सकता है ये रिपीट हो। तो एवर ग्रीन जो है यहाँ पे जो रेनफॉल है मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है, और जो डेसिडियस है ये 2 तरह का होता है, मॉइस्ट और ड्राई। मॉइस्ट में 100 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है, ड्राई में 70 से 100 सेंटीमीटर। अब कुछ ट्रीज जो पाए जाते हैं उनका नाम देख लीजिए। एवरग्रीन का पहले देख लीजिए, एबनी, महोगनी, टैमरिंड, यूकेलिप्टस, फर। ठीक है, मॉइस्ट डिसिडियस में कुछ ट्रीज का नाम आप लोग देख लीजिए, टीक, साल,
शीशम, महुआ। साथ ही साथ ड्राई के कुछ ट्रीज का नाम देख लीजिए, पलास, बेल, खैर, एक्सेलवुड। ठीक है, तो इतना हमारे लिए काम का था। और भारत में, इंडिया में जो मैक्सिमम ट्री पाई जाती है ट्रीज, वो किसकी पाई जाती है? मॉइस्ट डेसिडियस। बस इतना हमारे काम का था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया हैज़ मोर अरेबल लैंड देन चाइना। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने पाया कि इंडिया में 156 मिलियन हेक्टेयर लैंड है और चाइना में 120 मिलियन हेक्टेयर लैंड है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। ये मैंने देखा, जो चाइना में इरीगेटेड एरिया है वो है 48% और इंडिया में है 41%। एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना। याद रखिएगा, जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो इंडिया में, देखिए इसका मैंने ये लिख दिया है, इसका देखिए इसका आंसर क्या होगा। जो चाइना में है वो 41% है और इंडिया में 48। ठीक है, तो ये इससे आपका देखिए, और जो थर्ड स्टेटमेंट है, एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया में जो है प्रोडक्शन ग्रेटर है प्रोडक्टिविटी से, मतलब पर पर्सन जो प्रोडक्टिविटी है वो इंडिया में कम है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हुआ? ओनली वन। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्श लैंड। इसका सीधा सा आंसर होगा रण ऑफ कच्छ। याद रखिए ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, साथ ही साथ अब ये तीन जो है इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। नौपाड़ा स्वैम्प जो है, स्वैम्प ये आंध्र प्रदेश में है। इसको सॉल्ट बाउल कहते हैं, किसके? आंध्रा का। ठीक है, भितरकनिका मैंग्रोव्स जो है कहाँ है? उड़ीसा में है। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और मरक्कड़म सॉल्ट पैन कहाँ है? ये है आपका तमिलनाडु। सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which one of the following? इसका सीधा सा आंसर पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर होगा टाइटेनियम। ठीक है, अब हम लोग जान जाते हैं कि ये जो और सारे रिसोर्सेज है वो कहाँ मिलते हैं। देखिए, एल्युमिनियम जो है किसका और है? बॉक्साइट का। और भारत में कहाँ मिलता है? मैक्सिमम उड़ीसा में। ठीक है, कॉपर जो है मैक्सिमम एमपी, फिर राजस्थान। आयरन जो है मैक्सिमम उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान। और टाइटेनियम जो है ग्लोबल जो है पूरे वर्ल्ड का इंडिया में कितना परसेंट डिपॉजिट मिलता है? 11%। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इंडिया की जो ओनली टाइटेनियम प्लांट है वो कहाँ है? केरल, कोल्लम में है। टाइटेनियम स्पॉन्ज प्लांट के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट, a metal required for the manufacture of batteries for electric motor vehicles is produced by। इसका सीधा सा आंसर है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब इनके बारे में जान लेते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे क्या होता है? कोबाल्ट का 70% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन होता है और 50% ऑफ द वर्ल्ड्स रिजर्व्स यहाँ पे है। कजाकिस्तान में देखिए क्या होगा, यहाँ पे यूरेनियम का लार्जेस्ट रिजर्व्स है। बोट्सवाना में दो चीज़, एक तो डायमंड हब माना जाता है इसको, साथ ही साथ ओकावांगो डेल्टा जो कि एलिफेंट्स के पॉपुलेशन के जाना जाता है, वो यहाँ पे है। फिर अर्जेंटीना जो है ये लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है। कहाँ? साउथ अमेरिका। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन? इसका सीधा आंसर होगा कैमरून। अब क्योंकि कॉन्गो बेसिन आ गया है तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्गो बेसिन में कौन कौन से जो प्लेसेस हैं, स्टेट्स हैं, वो उसमें आते हैं। तो कॉन्गो बेसिन में जो आते हैं, सबसे पहले आप लोग नाम लिख लीजिए। सबसे पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आता है उसमें, फिर गैबोन आता है उसमें, फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आता है उसमें,
फिर कॉन्गो आता है उसमें, और साथ ही साथ इक्वेटोरियल गिनिया आता है इसमें, ठीक है। चलिए, नाइजीरिया के बारे में मैंने पता किया, यहाँ पे एक वाटरफॉल बहुत फेमस है, किस नाम से, ओवू वाटरफॉल। साउथ सूडान का जो कैपिटल सॉरी साउथ सूडान का जो कैपिटल है उसका नाम जुबा है। और उगांडा के बारे में जान लीजिएगा, ये लैंडलॉक्ड है, और यहाँ पे क्या है, कौन सा लेक है, विक्टोरिया लेक, जो कि शेयर करता है कौन सी कंट्री से बाउंड्री अपनी, KUT, केनिया, युगांडा और तंजानिया, ठीक है। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक हिल्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अमरकंटक हिल्स आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। ये देखिए, इसमें विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस नहीं है, क्या होगा, ये विंध्या एंड सतपुराज रेंजेस। नेक्स्ट, बिलिगिरी रंगन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज। बिलिगिरी रंगन हिल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ है, ये कर्नाटक में है। और ये जो बिलिगिरी रंगन हिल्स है, ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट नहीं, साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है इसका कंस्टिट्यूट करती है। साथ ही साथ देखिए, नेक्स्ट है सिसचलम हिल्स जो है कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। याद रखिए, ये वेस्टर्न घाट्स नहीं है, ईस्टर्न घाट्स है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसका आंसर सीधे हो जाएगा नन। अब अमरकंटक जो है उससे रिलेटेड याद रखिए, यहाँ से दो नदियाँ निकलती है, एक तो नर्मदा और एक सोन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके CAPF में भी एक बार आया था कि एक माउंटेन है, उससे एक नदी साउथ की तरफ बह जाती है, एक नॉर्थ की तरफ बह जाती है, तो वो कौन सी नदियाँ हैं, तो उसका होगा नर्मदा एंड सोन। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत। याद रखिए, ये सूरत नहीं कनेक्ट करती है, ये किसको कनेक्ट करती है, डिब्रूगढ़ एंड पोरबंदर, गुजरात। नेक्स्ट, ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार। याद रखिए, चियांग माई नहीं है, ये क्या है, माए सॉट, मोरे से लेकर माए सॉट है कहाँ, थाईलैंड में। नेक्स्ट, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कन्मिंग इन चाइना। देखिए, माइन्यूट डिटेल्स में चेंजेस किया गया है, ये वाराणसी नहीं है, ये क्या होगा, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल टू कन्मिंग इन चाइना, ठीक है। साथ ही साथ एक और याद रख लीजिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में जान लीजिए, ये 7200 किलोमीटर है, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, और अराउंड 13 कंट्री से ये पास हो रहा है। बस इतना याद रखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। सिंपल स्टेटमेंट है, हम लोग खुद जान रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो मोस्टली कोल पे डिपेंडेंट है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स पे। यूरेनियम enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity। जब UPSC फैक्चुअल हो जाए तो याद रखिए, दिमाग में खटकना चाहिए, ये 60% नहीं है, ये कितना है, अराउंड 3 to 4%, 3 to 4%। 60% किस लिए चाहिए, 60% मान लीजिए वेपन्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, एटम बॉम्ब ये सब जो होता है ना, तो उसके लिए 60% एनरिचमेंट चाहिए। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। याद रखिए, यूरेनियम जो है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, आंध्रा में, ठीक है। साथ ही साथ कुछ साइट्स हैं जैसे सिंहभूम, हजारीबाग, भाटिन, नरवा पहाड़, यहाँ पे यूरेनियम रिजर्व्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए, इतना आप लोग जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट, मार्सूबियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। नेक्स्ट, मार्सूबियल्स कैन थ्राइव ओनली इन मोंटेन ग्रासलैंड्स विथ नो प्रेडेटर्स। नो प्रेडेटर्स, अरे भैया, प्रेडेटर्स नहीं होंगे तो ये फूड चेन जो हम लोग पढ़ते हैं, फूड वेब जो पढ़ते हैं, उसका क्या इकोसिस्टम कोलैप्स नहीं हो जाएगा, इनका पॉपुलेशन जो है बल्क में नहीं बढ़ जाएगा। तो इसलिए सीधा सा स्टेटमेंट 2 जो है गलत है, इसका आंसर हो जाएगा C। अब आप लोग जान लीजिए मार्सूपियल्स क्या होते हैं। मार्सूपियल्स वो होते हैं जिनके पेट में क्या होता है, पाउच होता है। याद आया कुछ, कैंगरूज। कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मार्सूपियल्स में और भी कुछ होते हैं, जैसे
कोआलाज, और मैंने देखा एक टस्मानियन डेविल होता है, वो भी इसमें मार्जुपियल्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप that develops global invasive species database belongs to which one of the following organizations। याद रखिए इसका सीधा आंसर होगा IUCN। इसको फाउंड किया गया था 1948 में। UNEP याद रखिए 1972 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केन्या। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको क्या बोलते हैं? अर्थ समिट 1992। साथ ही साथ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर कब बना था? 1961। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? स्विट्ज़रलैंड। और ये 2-3 चीज़ के लिए फेमस है। सबसे पहले अर्थ आवर, फिर डेट फॉर नेचर स्वैप, साथ ही साथ मरीन स्टेवर्डशिप काउंसिल, ठीक है, और एक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्पीसीज़ के ऊपर यूपीएससी का ध्यान हमेशा रहता है, तो क्वेश्चन पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग फौना, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर जनरली नॉकटर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। याद रखिएगा लायन टेल्ड मैकैक जो है ये इंडेमिक है हमारे इंडिया का, ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स में, और मालाबार साइबेट जो है ये कहाँ मिलता है? एराविकुलम नेशनल पार्क में। सांबर डियर जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओनली 1। याद रखिएगा ये मालाबार साइबेट जो है ये नॉकटर्नल है, ये बहुत शाय है, जनरली रात को निकलता है। सांबर डियर आपको दिन में दिख जाएंगे, लाइन टेल्ड मैकैक भी दिन में दिख जाएगा। इसका आंसर होगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगल डांस कौन करता है? सीधा सा आंसर है इसका हनी बीज। ये क्वेश्चन जो है जियो साइंटिस्ट 2023 में एक अलग फॉर्म में रिपीट हुआ था। हनी बीज याद रखिएगा क्या रिपीट हुआ था कि हनी बीज जो है ये ऑड इवन के आइडेंटिफिकेशन कर सकती है, ठीक है, ऑड इवन का आइडेंटिफिकेशन कर सकती है। अब साथ ही साथ बटरफ्लाई है, तो उसके बारे में जान लीजिए कि एक ब्लू मोरमोन बटरफ्लाई है, उसको स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया है। कहाँ का? महाराष्ट्र का, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई के बारे में मैंने नेट पे सर्च किया तो ये एक्सपर्ट एरियल हंटर्स होते हैं, मतलब हवा में बहुत बढ़िया से हंट करते हैं, जो कि इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो बस इनके बारे में इतना ही जानना जरूरी था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कैसे यूपीएससी ने जनरलाइज्ड पूछा है, और जनरलाइज ज़्यादातर हमेशा सही होता है। सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, हो सकता है। सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़, बिल्कुल हो सकता है। सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़, हो सकता है, अगर एक भी हो गया तो वो आ गया। सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़, बिल्कुल हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑल 4। अब याद रखिए जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जिसमें पाई जाती है उसको ओयस्टर मशरूम बोलते हैं, एक। दूसरा साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़ जिसमें पाई जाती है उसको मैजिक मशरूम नाम का एक है। नेक्स्ट इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ जो है उसका एक नाम है फंगस बेओवेरिया बसियाना, साइंटिफिक नेम है। साथ ही साथ जिसमें बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़ होती है वो है एक जैक ओ लैंटन मशरूम और हनी मशरूम, ठीक है। ये बस आप लोग जस्ट फॉर द नॉलेज से याद रखिएगा, इतना डिटेल पूछेगा नहीं, ठीक है। ये मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे मिला, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। स्पीसीज़ के ऊपर देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन स्क्विरल्स, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, दे आर ओमनीवोरस। अब देखिए इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाउ मेनी जो है करेक्ट है। दे आर ओमनीवोरस, मान सकते हैं ये फ्रूट्स भी खाती होगी, इंसेक्ट्स भी खाती होगी, फिर ग्रेन्स भी खाती होगी, तो ओमनीवोरस चलो ठीक है, हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो गिलहरी होती है ये क्या करती है, नीचे ज़मीन पे खाना ढूंढने आती है, फिर जैसे ही आप इसके पास जाएंगे ये क्या करेगी, छत से पेड़ पे चढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो नेस्ट है ये कहाँ बनाती है? पेड़ पे। आपने देखा होगा ट्री हाउस का, कार्टून्स में देखा होगा ट्री हाउस, ठीक है, जहाँ पे गिलहरी अपने घर में रह रही है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ओनली 2,
ये नट्स और ये जो है ग्राउंड में स्टोर करती है, ठीक है। बिल्ड नेस्ट जो है ये कहाँ बनाती है, पेड़ पे। चलिए इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें देखिए ये भी जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कैसे यूपीएससी ने जनरल स्टेटमेंट्स फ्रेम किया है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बिल्कुल हो सकता है। टार्डीग्रेड्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, विंटर बियर्स भी बोलते हैं, ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहने के केपेबल होते हैं। नेक्स्ट, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट्स विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बिल्कुल हो सकता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट विद पीएच बिलो 3, बिल्कुल हो सकता है। पीएच बिलो 3 यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, इसलिए ये ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्पीसीज के ऊपर वापस से क्वेश्चन आ गया है। Which one of the following makes a tool with a stick to scrape insects from a hole in the tree or a log of wood? याद रखिए इसका सीधा आंसर होगा ओरंगुटन। अब और अदर स्पीसीज जो मेंशन किया गया है उनके बारे में जान लेते हैं। फिशिंग कैट जो है ये कहाँ की स्टेट एनिमल है, ये है वेस्ट बंगाल की स्टेट एनिमल। ऑटर जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। साथ ही साथ स्लॉथ बियर जो है ये इंडिया, भूटान और श्रीलंका में पाया जाता है। इनके बारे में इतना इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20, कंसीडर द फॉलोइंग एरोसॉल्स, फोम एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स और ल्यूब्रिकेंट्स इन मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द एबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ, जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने क्या किया था, मैंने ऑल 4 मारा था, लेकिन वो गलत था। इसमें क्या होगा, ओनली 3 होगा आंसर। यूपीएससी के अनुसार ल्यूब्रिकेंट्स को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ एरोसॉल में होता है, फोम एजेंट्स में होता है और फायर रिटार्डेंट्स में होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 पे आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर exempted फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। नेक्स्ट, InvITs are recognized as borrowers under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Assets Act। अब याद रखिए ये जो इसमें लिखा है exempted from tax, अरे भैया सरकार क्यों छोड़ेगी टैक्स? टैक्स इज द राइट ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये जो है बोथ ऑफ देम क्या है, ये टैक्सेबल है। आपको इसका जवाब मिल गया। पहला स्टेटमेंट गलत है तो सीधे आप आ जाइए ऑप्शन नंबर डी पे। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means। अगर देखा जाए तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए क्या किया था इसने, इंटरेस्ट रेट हाइक किया था, सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया था। इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, उससे क्या होगा, क्या इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा? अब सीधी सी बात है, इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया, अब क्या हुआ, बैंक जो है लोन देगी तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी। ठीक है, अब एक आम जनता है उसको लोन चाहिए, ठीक है, उसको पैसे की आवश्यकता है, लेकिन वो ज़्यादा इंटरेस्ट बेयर नहीं कर सकता है, तो क्या वो लोन लेगा? नहीं लेगा। अब लोन उस नहीं लिया तो क्या उसके पास पैसे आए? नहीं आए। क्या पैसे नहीं आए तो क्या वो कोई चीज़ अब खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। क्या नहीं खरीद पाएगा, किसी चीज़ की डिमांड नहीं बढ़ेगी तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इन्फ्लेशन क्या है, कम होगा। ये पूरा प्रोसेस है, इसलिए ये स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 ये जो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 23 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। स्टेटमेंट 1, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। अब देखिए कार्बन मार्केट्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन जो क्रेडिट्स होता है उसका ट्रेड होता है। सीधी सी बात है, ये जो है रिसोर्सेज ट्रांसफ़र नहीं करता है, ये क्रेडिट्स ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, अब देखिए ये रिसोर्सेज मान लीजिए ट्रांसफ़र नहीं करता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन जो ये स्टेटमेंट 2 है ये स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है।
कि अब सीधी सी बात है, मान लीजिए उससे ये जो है कार्बन मार्केट में मान लीजिए रिसोर्सेज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट्स जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इससे हम लोग ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि इससे क्लाइमेट चेंज कम हो रहा है। ये तो कंट्री जो है ऑफसेट मैकेनिज़्म है ना, कंट्रीज़ अपना ऑफसेट करती है, जो उनके ऑब्लिगेशंस हैं उसको ऑफसेट करती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है दो सेकंड स्टेटमेंट जो है फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द आरबीआई इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ स्टेरलाइजेशन। इसका सीधा सा आंसर है, आप लोग हर जगह पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे और कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स देखेंगे तो उसमें मेंशन्ड है। इसका आंसर होगा कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या होता है, जब आरबीआई बाई करती है सिक्योरिटीज़ ओपन मार्केट से तो मनी सप्लाई क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जब आरबीआई सेल करती है सिक्योरिटीज़ मार्केट में तो मनी सप्लाई क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। बस इतना आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग मार्केट्स, हाउ मेनी ऑफ दी एबव आर इंक्लूडेड इन दी कैपिटल मार्केट। अब सबसे पहले कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच डिफरेंस देख लीजिए। कैपिटल मार्केट में है, इसमें जो भी ये जो भी होते हैं वो 1 ईयर के टेन्योर से ज़्यादा होते हैं, और इसमें लेस देन इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं लेस देन 1 ईयर होते हैं। अब याद रखिए, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट जो है ये मोर देन 1 ईयर है, इसलिए ये कैपिटल मार्केट में इंक्लूड होगा। कॉल मनी मार्केट जो है ये लेस देन 1 ईयर, यानी कि अराउंड 1 डे भी होता है, ये 365 डेज से कम में ही होता है, इसलिए मनी मार्केट में आएगा। ट्रेजरी बिल मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट, इसलिए इसका आंसर है ओनली 2। ट्रेजरी बिल के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, ये डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे ट्रेड होता है और इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड्स। ठीक है, हम लोग स्टेटमेंट 1 से देखते हैं। रीसेटलमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू वॉर बाई गिविंग देम अ लार्ज कल्टिवेबल लैंड विच दे कल्टिवेट कलेक्टिवली एंड शेयर देयर प्रोड्यूस। कैसा एब्सर्ड सा स्टेटमेंट है कि वॉर से हो गया तो लोग सरकार ने एक बहुत बड़ी ज़मीन दे दी, जल्दी ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ये थोड़ा सा एब्सर्ड लग रहा है। नेक्स्ट, मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एरिया together make a contract with a corporate body and surrender their land to the corporate body for a fixed term for which corporate body makes the payment. Surrender, याद रखिए 3 farm bills, अगर फार्मर ऐसे ही सरेंडर करने के लिए रेडी हो जाते तो ये बिल्स को हटाना पड़ता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। फार्मर के लिए लैंड जो है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। नेक्स्ट, अ कंपनी एक्सटेंड लोन्स, ये देखिए कंपनी से ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ कॉरपोरेट के बारे में बात कर रही है, और ये यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, यानी कि कुछ फार्मर विलेज से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। इसका सीधा आंसर होगा बी। अगर आप देखेंगे तो ये इससे रिलेट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स। नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खारिफ क्रॉप एंड सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर ऑयल सीड फॉर कुकिंग। इसका अगर आंसर देखें तो इसका आंसर होगा ऑल 3, लेकिन हमें वो नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि जो MSP है वो कितने क्रॉप्स पे दिया जाता है, 23 क्रॉप्स पे, जिसको बाइफरकेटेड किया गया है किसमें, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स और कॉमर्शियल क्रॉप्स में। अब हम लोग क्रॉप्स का नाम देख लेते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्म में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, UPSC भी हो सकता है इसको पूछ दे। नाइजर सीड, ज्वार, रागी, बाजरा, सिसेमम, सनफ्लावर, सोयाबीन, ग्राउंडनट, उड़द, सैफ्लावर, बार्ले, मस्टर्ड, पैडी, वीट, मेज, चना, तूर और अरहर की दाल, मूंग, मसूर दाल,
कॉटन, शुगर केन, कोपरा, रॉ, जूट, ये हमारे 23 क्रॉप्स हैं। इसका आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, जो MSP है वो कौन रिकमेंड करता है? CACP किसको करता है? CCEO, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, और ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इतना याद रखिएगा। लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, कंसिडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इंटेंजिबल? इंटेंजिबल मतलब विच कैन नॉट बी, मतलब हम लोग इसको टच नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, लॉजिक लगाइए। ब्रांड रिकॉग्निशन, क्या ब्रांड को टच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इंटेंजिबल होगा। नेक्स्ट, इन्वेंट्री, क्या इन्वेंट्री को टच कर सकते हैं? इसको टच कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा? टेंजिबल होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं टच कर सकते हैं। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, क्या मेलिंग लिस्ट जो है उसको टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ओनली 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन द 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द एबव एज क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन, एरिया एंड इनकम डिस्टेंस? सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी और टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। ये दोनों क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ओनली 3। साथ ही साथ अब क्योंकि 16 फाइनेंस कमीशन थोड़ा सा न्यूज़ में चल रहा है, तो याद रखिए किसके अंदर बना है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ठीक है, टर्म ऑफ रेफरेंस जो है आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत डिसाइड होता है। इसमें क्या है? चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स हैं। अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। ठीक है, इतना फैक्चुअल डिटेल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। On how many of the above does UNOPS Sustainable Investments in Infrastructure and Innovation Initiative focus on for its investments? ठीक है, अब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो इसका आंसर होगा ओनली 3। जो हेल्थ केयर है वो फोकस है, लेकिन प्राइमरी फोकस नहीं है। ठीक है, तो ये तो चलिए हम लोग आंसर पे पहुंच गए, लेकिन अब हमें क्या जानना है? UNOPS के बारे में। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। ठीक है, ये जो है UN का ऑपरेशनल आर्म है, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी? 1973। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोपेनहेगन। किसकी राजधानी है? डेनमार्क की। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये जो है UNSDG के भी मेंबर हैं, और ये वर्क करते हैं किसके साथ मिलके? क्लोजली विथ UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? सीधे हमारे लक्ष्मीकांत से है, लक्ष्मीकांत में ये मेंशनड है। साथ ही साथ अगर आप NCERT पढ़ेंगे उसमें ये मेंशनड है। इसका होगा द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। साथ ही साथ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कहाँ का है? जापान का है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमारे आर्टिकल 14 में मेंशनड है। नेक्स्ट 32. In India, prisons are managed by state government with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons. ठीक है, चलिए मैंने देखिए याद मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। मुझे पता था कि जो स्टेट सर्विसेज होते हैं, जैसे मान लीजिए BPSC है, मुझे पता था कि उसमें एक पोस्ट होता है जेल सुपरिटेंडेंट का, जो कि मैनेज करता है जेल्स को, प्रिजन्स को। अब सीधी सी बात है, मान लीजिए जब जेल सुपरिटेंडेंट सरकार बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, तो ऑब्वियसली जो प्रिजन्स है उनका कंट्रोल इनके पास होगा तभी तो बनाएगी, नहीं तो उसके लिए भी कोई एक नेशनल जेल सर्विस या इंडियन जेल्स IAS जैसे IJS होता, बट वो तो नहीं है। इसलिए मैंने ये दगा के स्टेटमेंट सही माना और ये बिल्कुल सही था। साथ ही साथ सेकंड देखिए, इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्नड बाय द प्रिजन्स एक्ट 1894 विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन्स इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेन्स 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिए UPSC 2021 में क्या ऐसा क्वेश्चन आया था, रिपीट हुआ है, बिल्कुल रिपीट हुआ है। इसका सीधा आंसर क्या होगा? इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसको UPSC ने ड्रॉप कर दिया है,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे। हाउ मेनी ऑफ द एयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? सीधे लक्ष्मीकांत में दिया है, बहुत इजी है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 338 बी। NHRC स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। नेशनल लॉ कमीशन क्या करती है? ये सजेस्ट करती है लॉ में रिफॉर्म, किसको? गवर्नमेंट को। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट को करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। साथ ही साथ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट जुडिशल कमीशन ये क्या करता है? स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये केस को देखता है, किसके? कैसे केस को? जिसका वैल्यू है अबव 1 करोड़, ठीक है, और ये दोनों गुड्स और सर्विसेज दोनों को कैप्चर करता है, कवर करता है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। प्रेसिडेंट के ऊपर एक डिटेल्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑल एक्ट्स डन बाय हिम बिकम इनवैलिड। लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वहाँ साफ शब्दों में लिखा है कि अगर ये वो डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो भी जाता है तो प्रेसिडेंट ने पहले जो भी काम किए हैं वो डिक्लेयर्ड इनवैलिड नहीं होंगे, वो वैलिड रहेंगे, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव assemblies have been dissolved and elections are yet to take place। याद रखिए पोस्टपोनमेंट का कोई भी ग्राउंड्स मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, when a bill is presented to the president of India the constitution prescribes the time limit within which he or she has to declare his or her assent। लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा है तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, नन, ठीक है। साथ ही साथ एक एनडीए का क्वेश्चन मैंने देखा, उस पर डिटेल्ड आया है वोट प्रेसिडेंट का इलेक्शन के ऊपर कि उनको वोट कौन करता है। तो याद रखिए एमपी और एमएलएज जो होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं, वो कहाँ पार्ट लेते हैं? उनके इम्पीचमेंट में। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विद रेफरेंस टू द फाइनेंस बिल एंड मनी बिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हेन द लोक सभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, जी नहीं, अमेंड और रिजेक्ट नहीं कर सकती है। वो क्या कर सकती है? मैक्सिमम कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है, वो भी कितने दिन के अंदर? 14 डेज के अंदर, जो कि हमारे स्टेटमेंट 2 में देखिए लिखा है। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस। बिल्कुल सही है। In the case of disagreement between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for finance bill। बिल्कुल सही है, joint sitting अंदर आर्टिकल 108, इसलिए इसका आंसर होगा ओनली 2, ठीक है। याद रखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी होता है उसके लिए भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, और जॉइंट सिटिंग किसके रूल से चलती है? रूल्स ऑफ द लोकसभा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज द एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट्स बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, हमने तो इसके बारे में पढ़ा था कि ये नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में होता है। याद रखिए नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ही होता है, इसके कम्युनिटी रिजर्व में नहीं होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरा, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, सही है। हम लोग प्रोटेक्शन के लिए ही बना रहे हैं, रिजर्व बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हंटिंग कैसे अलाउ करेंगे? नेक्स्ट, पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब सीधी सी बात है, कम्युनिटी रिजर्व है, कम्युनिटी मिलकर बना रही है, तो कम्युनिटी से उनका राइट तो नहीं छीन सकते, इसीलिए दे आर अलाउड। नेक्स्ट, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अरे भाई, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में तो हमारा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी आता है, तो क्या ये हम लोग अलाउ कर देंगे? बिल्कुल नहीं अलाउ करेंगे, इसलिए इसका क्या होगा? ओनली 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द शेड्यूल्ड एरियाज इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एरिया एज अ शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस थ्रू ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल, आर्टिकल कौन सा है? 244। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द ब्लॉक। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। चीफ मिनिस्टर, याद करिए हमने क्या पढ़ा था? लक्ष्मीकांत ने अगर पढ़ा हो तो चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये क्या है? गवर्नर है। और ये किसको देता है? होम अफेयर्स को नहीं, ये देता है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट, इसलिए क्या होगा इसका आंसर? ओनली 2, ठीक है। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चंस बेसिक हैं बट घुमा फिरा के टफ बना दिया गया है, लेकिन अगर हमने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा है, हमने कंसेप्ट क्लियर है, तो ये भी सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट,
अब देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर द आर्टिकल 116(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, आर्टिकल 335 डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अरे भैया, कॉन्स्टिट्यूशन ने मेजर टर्म्स कुछ डिफाइन किए ही नहीं है, तो ये एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कब डिफाइन कर दिया? सीधे हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर आ गया क्या? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, याद रखिए आर्टिकल 335 जो है वो क्या बताता है? वो बताता है क्लेम्स ऑफ SC ST टू द सर्विस एंड पोस्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, ये बस आर्टिकल जो 335 है वो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज धान्य कटक विच फ्लरिश्ड एज प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिगाज लोकेटेड? इसका सीधा आंसर होगा आंध्रा। ठीक है, अब देखिए, कंधार जो है उसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला में। मगध जो है उसकी राजधानी इनिशियल थी कहाँ? राजगृह में, बाद में पाटलिपुत्र। और कलिंग की राजधानी कहाँ थी? दंतपुरा, जो कि आज क्या है? पुरी है। याद रखिएगा, जो 16 महाजनपदाज हैं उसके नाम आप लोग को और कैपिटल सहित पते होने चाहिए। साथ ही साथ ये कहाँ मेंशन्ड है? बुद्धिस्ट के अंगुत्र निकाय में मेंशन्ड है। साथ ही साथ जैनिज्म के कहाँ मेंशन्ड है? भगवती सूत्रा में मेंशन्ड है। इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बस धान्य कटक याद रखिएगा, ये सातवाहनाज का कैपिटल था। सातवाहन जो है ना, उनका कैपिटल था। बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट 42, with reference to ancient India, consider the following statement. The concept of stupa is Buddhist in origin. Stupa was generally a repository of relics. Stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. बिल्कुल सही है। याद रखिए, ये बुद्धिस्ट, हमें लग सकता है कि ये बुद्धिस्ट इन ऑरिजिन है, ये बुद्धिस्ट इन ऑरिजिन नहीं है, प्री बुद्धिस्ट है, यानी कि वैदिक ऑरिजिन है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओनली 2। कुछ स्तूपा का नाम है, जैसे सांची स्तूपा हो गया, अमरावती स्तूपा हो गया। ठीक है, सांची स्तूपा, अमरावती स्तूपा, ये दोनों नाम याद रखिएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 43, देखिए यूपीएससी जो है पोर्ट्स के ऊपर बहुत फोकस करता है। अगर आप लोग यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? घंटसाल चौल दभोल, तो आपको याद आएगा कि कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है। सॉरी, ये कहाँ चला गया? हाँ, आपको याद आएगा कि कुछ इसी तरह का यूपीएससी ने क्वेश्चन उस समय पूछा था। क्या है? विथ रेफरेंस टू दी एंशियंट साउथ इंडिया, कोरकई, पोम्पुआर एंड मुचीरी। सीधी सी बात है, अगर आप लोग तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको याद आ जाएगा, ये जो है पोर्ट्स है। कोरकई किसका है? पांड्याज। पोम्पुआर किसका है? चोलाज। मुचीरी और तोंदी, ये किसका है? चेराज। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वत्ते कुरुतल एज मेंशन इन द संगम पोएम्स? इसका सीधा आंसर देख लीजिए क्या होगा। किंग डिफीटेड इन द बैटल कमिटेड रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। इसका आंसर ये होगा। लेकिन इसके बारे में याद रखिए, जो किम एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स है, ये किसके टाइम में था? चंद्रगुप्त टेन्योर में। ठीक है, तो इसके बारे में इतना है। ये वर्ड्स जो हैं, देखिए ये सब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये टाइमलाइन का क्वेश्चन है, टफ है। मुझे भी नहीं आ रहा था ये टाइमलाइन का, बट मैंने अब थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने देखा। अब आप लोग इसको जान जाइए। होयसलास का टाइम पीरियड था 125 से 1343 AD कर्नाटक में। गहदवाला का था 11 से 13 सेंचुरी कन्नौज। ककटियाज का था 12 से 14 सेंचुरी वारंगल। और यादवाज का था 900 से 1300 AD कहाँ? देवगिरी। तो इसका सीधा आंसर होगा नन, क्योंकि इसमें दिखा है हाउ मेनी ऑफ द एबव डायनेस्टी एस्टैब्लिश देयर किंगडम्स इन अर्ली 8th century AD। तो ये टाइमलाइन थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, इससे आप लोग को हेल्प मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट
एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो इंडियन लिटरेचर पे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसमें देखते हैं लिटरेरी वर्क। देवी चंद्रगुप्ता, इसको बिल्हाना ने नहीं लिखा है, इसको किसने लिखा है? विशाखा दत्ता, ठीक है। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हा, क्या इसको नागार्जुन ने लिखा है? जी नहीं, इसको लिखा है नाग सेना ने। इसका आंसर होगा ओनली 2। लेकिन हमारे याद करने का जो विषय है वो याद ये है, हमीरा महाकाव्य, इसको किसने लिखा है? नयचंद्र सूरी ने। और नीति वाक्यमृता को लिखा है सोमदेव सूरी ने। ये 2 और 4 जो है ये करेक्ट है, और इसलिए हमें ये दोनों याद होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। Souls are not only the property of animal and plant life but also of rocks, running water and many other natural objects not looked on as living by other religious sects. The above statement reflects one of the core beliefs of which one of the following? अगर हम लोग याद करेंगे तो एक ऐसी फिलॉसफी है किसकी? जैनिज्म की, जो बोलता है एवरीथिंग हैज़ अ सोल, इवन रॉक्स जो होते हैं उसमें भी सोल होता है। तो सोल अगर आपका आ गया तो उसका सीधा आंसर होगा जैनिज्म। चलिए नेक्स्ट, which one of the following rulers which one of the following rulers of Vijayanagar Empire constructed a large dam across Tungabhadra river and a canal cum aqueduct several kilometers long from the river to the capital city? इसका सीधा सा आंसर है देवराय वन। ये हमारी NCERT में भी मेंशन्ड है, अराउंड 1410 में बनाया था। वीरा विजय के बारे में जान लीजिए, इसी के टाइम में न्यूनिज जो है ट्रैवलर उसने भारत विजिट किया था। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू पोर्चुगीज? ये स्पेक्ट्रम में मेंशन्ड है, इसका सीधा आंसर होगा बहादुर शाह। अब टेन्यूर देख लीजिए, अहमद शाह का 1748 से 1754, महमूद बेगराह का 1450 से 1510, मोहम्मद शाह का 1719 से 1748। मोहम्मद शाह के समय एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, 1739 में क्या हुआ था? नादिर शाह जो था उसने क्या किया था? इन्वेड किया था इंडिया को, ठीक है। चलो, बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज डेजिग्नेटेड एट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सेंट्रलाइजेशन एक्ट कौन सा था? 1833। पूरा सब चीज़ को सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया था। गवर्नर जनरल जो बंगाल था उसको क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जान लीजिए, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ था बंगाल, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने थे। और एक और याद रखिए, 1813 के तहत एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए ग्रांट देने की बात हुई थी। और EIC का जो मोनोपोली है वो कहाँ रह गया था? केवल ट्रेड इन टी और चाइना, ठीक है। साथ ही साथ 1858 में जो एक्ट आया था उसको क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। और इसी के साथ जो गवर्नर जनरल था उसको बना दिया गया था वाइसरॉय, और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वाइसरॉय थे, ठीक है। तो इसी के साथ हमने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।